नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल माइक्रो मैथ पर स्वागत है। हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं यह हम लोग प्राकृतिक संख्या में पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर में पढ़ रहे हैं और जिसे पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम धनात्मक संख्या की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि यह जो नंबर हमारा होता है दो पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अभाज्य संख्या में दो पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में दो पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें तो एक पूछ सकता है कि वह धनात्मक संख्या बताइए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो। तो वहां पर तो हमारा यह आंसर हो जाएगा कि दो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। तो वह हमारी संख्या 2 होगी। और एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, हमारी 2 होगी। और इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होगी। तो वहां पर हमारा आंसर होगा कि 2 होगी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो होगी हमारी 3। कौन सी संख्या, 3 हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। तो कहीं पर यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो उसे हम निकाल नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी होगी। वह हमारी हो जाती है अनंत। तो हम आशा करते हैं कि इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसे आप हल कर लेंगे, उसे आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। देखिए, अभाज्य संख्या जो होती है वह उसको निकालने का कोई प्रॉपर नियम नहीं है। जैसे कह दिया जाए कि आप 1 से लेकर के 100 तक किसी भी धनात्मक अभाज्य संख्या को निकालिए, तो आप उसे निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी नियम से उसे निकाल नहीं सकते। यदि हम कोई नंबर दे दें, जैसे हम दे देते हैं 75, मतलब 75 दे देते हैं और कहेंगे यह हमारी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे कि इसको हम चेक करके बता सकते हैं कि ये हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने कल आपको बताया कि इसके आसपास हम क्या निकालते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके आसपास हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81 और क्या होगी, एक होगी 64। जो 64 है या बहुत छोटा है इससे, तो हम कहेंगे 81 को लेंगे और यहाँ पे देखेंगे यह किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे कि यह 9 का पूर्ण वर्ग है। यह संख्या जो है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप कहेंगे कि 9 से छोटी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो हम क्या करते हैं कि इनसे इस पे भाग देते हैं, इसको इनसे विभाजित करते हैं। यदि यह किसी संख्या से इसमें विभाजित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम सबसे पहले 2 से देंगे, तो देख रहे हैं कि यह हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जब यह विषम है तो हम कहेंगे कि 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 3 से देते हैं, 75 में हम जब 3 से भाग देंगे, 3 से इसे विभाजित करेंगे, तो देखेंगे क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 बचेगा, 3 बचे 15। तो ये हमारा 25 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह जो संख्या हमारी है, यह हमारी जो संख्या है यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। और दूसरा नियम है कि इसका आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड यदि 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखिए, आज अभाज्य संख्या पे देखेंगे कि और हम किस तरीके से बता सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। या तो कोई अभाज्य संख्या दिया रहे तो हम कहें, उसे हमें पता करना हो कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। एक हम
उसके आसपास देखेंगे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, उसको लेकर के करेंगे। एक और तरीके से हम उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम दूसरे वाले तरीके को देखते हैं। देखिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप की होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप की होती हैं। 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़ करके इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वे सभी इनके रूप की होंगी। तो जैसे हम ले लेते हैं n का मान 1 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि इससे हमारी क्या संख्या बनती है और उसको देखेंगे कि अभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए, जब n का मान हम 1 लेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 1। एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार हम इसको माइनस ले लेते हैं। और देखिए, जब इसको हल करेंगे तो 6 कम 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कम 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए, यह जो हमारी संख्या है, यह हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखिए, इसी तरह हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, n का मान 2 ले लेते हैं और एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। अब यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 11। तो देखिए, यह भी हमारी अभाज्य संख्या हो रही है। तो देखिए, अब इसी तरह हम n का मान 3 ले लेते हैं, n का मान 3 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने n का मान 2 ले लिया है। तो जब n का मान 3 लेंगे तो क्या होगी हमारी संख्या? 6 गुणे 3, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो 6 त्रिका 18, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। 6 त्रिका 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यह जो संख्या है, यह भी हमारी अभाज्य संख्या है। अब देखिए, n का मान हम 4 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि अभाज्य संख्या होती है कि नहीं। तो 6 गुणे 4 करेंगे, एक बार प्लस 1 करेंगे, अगले वाले में माइनस 1 करेंगे। तो 6 चौको 24, 1 25। अब देखिए, 6 चौको 24, 24 में से 1 गया, हो गया 23। अब देखिए, यहाँ पर तो इतनी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आई सब अभाज्य संख्या है, लेकिन यह संख्या को आप देखिए, इस संख्या को देखिए और बताइए कि यह अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहेंगे कि यह नियम तो यहाँ पे गलत हो गया। तो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इस पर जितनी भी संख्याएं बनेंगी सभी संख्याएं अभाज्य होंगी, लेकिन जो भी अभाज्य संख्या होगी, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, वे सब इसी रूप की होंगी, इसके अतिरिक्त और किसी रूप की नहीं होंगी। इन दोनों को छोड़ करके और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सब इस रूप की होंगी। जैसे कोई भी नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि यह अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे जब अभाज्य संख्या होगी तो वह इस रूप की होगी, इस रूप की होगी। एक तरीका तो यह है कि उसको हम चेक करेंगे कि इस रूप की होगी, या तो दूसरे तरीके से चेक करेंगे कि उस संख्या के आसपास देखेंगे कि कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या ऐसी है कि जो पूर्ण वर्ग है, और वह किस संख्या का वर्ग है, उससे छोटी हम अभाज्य संख्याओं से उसमें भाग दे करके देखेंगे कि वह संख्या पूर्ण अभाज्य है कि नहीं है, किसी संख्या से उसमें विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। जितनी भी उस वर्ग वाली संख्या से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें से किसी भी अभाज्य संख्या से वह विभाजित नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि वह अभाज्य संख्या होगी। जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया और उसमें पूछा जाए कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि वह आपको वह नियम बहुत ही
कठिन लगने लगेगा, वह उससे आप आसानी से नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप इससे करेंगे, तो वहाँ पर आप इससे करेंगे और यहाँ से बता सकते हैं। यदि वो अभाज्य संख्या होगी, जैसे कह देगा कि यह अभाज्य संख्या ही है, जब अभाज्य संख्या है तो हम उसे इस रूप में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम इससे बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो रही है। क्या है, यह हमारा जो इसके गुणनखंड होंगे, एक होगा, एक 5 होगा और एक 25 होगा। इसमें इसके 3 गुणनखंड आ रहे हैं। कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 3 गुणनखंड आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए अब इसी तरह हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, n का मान 6 ले लेते हैं। जब n बराबर 6 लेंगे, जब इसमें हो जाएगा 6 गुणे 6 प्लस 1, 6 गुणे 6 माइनस 1, 6 का 36। देखिए जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह जो नंबर आया यह अभाज्य नहीं आया, लेकिन यह नंबर क्या है, अभाज्य है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं इसमें कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी संख्या इस रूप की होंगी, वे सभी संख्या इस रूप की होंगी, इसके अतिरिक्त और किसी रूप की नहीं होंगी। जैसे आपको दे दिया जाए, कि 45 और कहा जाए कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो एक तो नियम है कि आप इसका गुणनखंड करिए और उसके बाद देखिए कि यह अभाज्य है कि नहीं, और दूसरा नियम है कि आप इसके आसपास देखिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह किसका वर्ग है, उससे छोटी या उसके बराबर अभाज्य संख्याओं से हम इसमें भाग देते हैं। तो एक तरीका इसमें ये है कि हम इसका गुणनखंड करें। तो हम क्या करते हैं कि गुणनखंड आप इसे करके देख लीजिएगा। हम इसके आसपास देखते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके आसपास हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है 49, जो 7 का वर्ग होती है। अब हम 7 से छोटी देख रहे हैं कि यह संख्या इससे बड़ी है, तो हम इससे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। इससे छोटी होगी 2, 3, 5। देखिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यह विषम संख्या है, यह सम है। अब जब 3 से इसे विभाजित करेंगे तो यह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अभी हमने आपको एक और तरीका बताया है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वह इस रूप की होंगी। तो क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 6n प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि जो इसके आसपास हो जाए, जिसमें 6 से गुणा करें तो इससे आसपास हो जाए। यदि 6 लेंगे तो यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, और 7 लेंगे तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42, और 8 लेंगे तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 7 लेते हैं। देख रहे हैं 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर यह जो हमारा है 45, तो हम देख रहे हैं कि 48 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 8 ना लेकर के 7 लेते हैं। ये हो जाएगा 6 गुणे 7 प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 42। 42 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, 42 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 41। यह दोनों अभाज्य संख्या होंगी। और या एक बार 8 लेकर के देखते हैं, जब 8 लेंगे तो हो जाएगा 48। 48 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49 होगा, और 48 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 47। यह हमारी संख्या जो है अभाज्य है, लेकिन यह अभाज्य नहीं हो रही है। तो कहीं पे 45 आया तो आप इस नियम से इसको बता सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह इस रूप की भी नहीं है। जब इस रूप की नहीं है तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा कि इससे क्या पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि संख्या अभाज्य है कि नहीं है। देखिए जैसे हमारी एक संख्या दे दिया जाए कि 101 और बताइए, कहा जाए कि यह अभाज्य संख्या है, तो आपको यदि विश्वास ना हो कि यह अभाज्य है कि नहीं है तो आप इस रूप में उसको चेंज करते हैं। यदि इस रूप में चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या हो सकती है। क्या है,
हो सकती है, लेकिन आप यह निश्चित नहीं कर सकते हैं, आप इसे पूरा नहीं बता सकते कि यह अभाज्य ही होगी। तो आप जब आपको पूरा बताना होगा कि अभाज्य होगी, तो आपको इसमें चेक करना होगा कि इसके आसपास अभाज्य, इसके आसपास पूर्ण वर्ग संख्या को लेकर के, और वहाँ से जब आप चेक करेंगे तो यह आप वहाँ पे कंफर्म बता देंगे कि यह अभाज्य होगी। तो क्या करते हैं कि हम इसको इस रूप में चेंज करते हैं, देखते हैं कि इस रूप में चेंज हो जाता है कि नहीं। तो देखिए ये है 101 और यहाँ पर n का मान क्या लें कि उसमें हम 6 से गुणा करें तो वह 101 के आसपास आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि n का मान यदि हम 16 लेते हैं तो 16 छक्का हो जाएगा 96, 16 छक्का 96 हो जाएगा। यदि हम n जो 96 है वह इससे बहुत ही छोटा है, जब छोटा है तो हम क्या करते हैं 17 लेते हैं तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा, और जिसमें हमें एक जोड़ दें तो 103 हो जाएगा, और इसी में से एक घटा दें तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 103 आ रहा है और 101 आ रहा है, प्लस करने पर 103 आ रहा है और माइनस करने पर 101 आ रहा है, और यह संख्या क्या है हमारी 101। तो हम कहेंगे कि यह हमारी जो संख्या है यह अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए मेरे सेंटेंस में जो मैं आप जो बोल रहा हूँ उसमें बहुत ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एक तो हो सकती है, एक होगी। तो देखिए जो हो सकती है तो उसमें संदेह हो रहा है कि यह होगी कि नहीं होगी। जैसे हमने 49 लिया है और 49 को बोले कि यह अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे कि इसको हम सबसे पहले इस रूप में चेंज करते हैं। जब इस रूप में चेंज करेंगे तो n का मान क्या लेंगे कि जो जिसमें हम 6 से गुणा करें तो 49 के आसपास आ जाए। तो आप कहेंगे कि n का मान हम 8 लेते हैं, जब 8 लेंगे तो हो जाएगा 6 में, जब उसमें गुणा करेंगे 8 का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। तो यह जो है यह जो 49 से इस रूप में हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या होगी। तो आप कहेंगे कि यह अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन इसे है नहीं है। आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, और इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 ही गुणनखंड आते हैं, तो यह हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हमने आपको जो बताया है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब इस रूप की होंगी, लेकिन जो इस रूप की संख्याएं होंगी वे सभी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो हम आशा करते हैं कि जो आपको हम बताना चाहते हैं वह आपके समझ में आया होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि इससे हमारी अभाज्य संख्याएं निकलती हैं, इससे जितनी भी संख्याएं बनती हैं वह अभाज्य होंगी। तो हम अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। देखिए अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इससे पहले कुछ बेसिक को जान लेते हैं, और बेसिक में देखेंगे कि उस बेसिक की सहायता से हम कैसे अभाज्य संख्याओं की क्वेश्चन को बहुत ही जल्द करेंगे। तो आपको पता होगा कि यदि हम विषम इसे इंग्लिश में ओड बोलते हैं, वोड प्लस ओड करें, विषम प्लस विषम करें, विषम प्लस विषम करें तो क्या होगा, कौन सी संख्या आएगी। जैसे हम बोलते 3 + 5 करिए, देखिए यह भी संख्या हमारी विषम है, यह भी विषम है, यह भी विषम है, यह भी विषम है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 8 होगा। तो हम कहें कि 9 + 3 करिए, 9 + 3 करिए तो कितना होगा, 12 होगा। हम बोल दें
कि 7 + 5 करिए तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये विषम संख्या है और यह भी विषम संख्या है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। हम विषम में विषम जोड़ रहे हैं तो कौन सी संख्या आ रही है हमारी, इवन नंबर आ रहा है। कौन नंबर आ रहा है, इवन नंबर, इसे हम सम संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या। तो हम क्या करते हैं, इससे जब हम विषम में विषम को जोड़ रहे हैं तो हमारी कौन सी संख्या आ रही है, तो हमारी सम संख्या आ रही है, जिसे इंग्लिश में इवन बोलते हैं। कौन सा नंबर, इवन नंबर। अब देखिए इसके बाद हम विषम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। तो हम विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं। कौन सी संख्या जोड़ते हैं, सम संख्या जोड़ते हैं। देखते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे विषम हमने 3 लिया, सम 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं। तो देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है। इसको हम देख रहे हैं कि एक कौन सा नंबर हो रहा है हमारा, विषम नंबर हो रहा है, और यह कौन सा नंबर हो रहा है, विषम नंबर हो रहा है। यह कौन सा हो रहा है, विषम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी हम विषम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ रहे हैं तो वह हमारी कौन सी संख्या हो जा रही है, विषम संख्या हो जा रही है। कौन सी संख्या हो जा रही है, विषम संख्या हो जा रही है। तो हम कहेंगे कि देखिए यदि विषम में विषम जोड़ रहे हैं तो हमारी विषम संख्या हो रही है, विषम में विषम जोड़ रहे हैं तो सम संख्या हो रही है, और विषम में सम जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या। अब यहाँ पे हम सम कर दें, यहाँ पे विषम कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी, विषम ही होगी, क्योंकि इसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए। जैसे हमने अभी 3 + 4 किया था, जिसे जोड़े थे 7 हुआ था। अब देखिए 4 + 3 करेंगे तो क्या होगा, हमारा 7 ही होगा, विषम ही होगा। अब देखिए एक और हो सकता है कि हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ें, सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे हम सम संख्या ले लिए 2 और 4 दोनों हमारी सम संख्याएं हैं, जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा सम संख्या आ रही है। अब देखिए हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 10 और इसमें 12 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 22 हो रहा है। देखिए दोनों कौन सी संख्या हो रही है, सम संख्या हो रही है। तो हम कहेंगे सम में जब सम जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। अब इसी तरह हम देखते हैं कि विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे। यदि हम विषम संख्या में विषम संख्या को घटाएंगे तो देखेंगे कौन सी संख्या आती है। जैसे हम 9 में से 3 घटाते हैं और 15 में से 5 घटाते हैं, 23 में से 7 घटाते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए जब 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 आएगा, और 23 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16, तो कौन सा नंबर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, यह कौन सी संख्या है। तो आप कहेंगे कि यह सम है, यह भी सम है और यह भी सम है। तो हम विषम में से विषम को घटा रहे हैं तो कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या। अब देखिए जब हम विषम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो देखेंगे कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए विषम में से हमें सम संख्या घटाना है, विषम संख्या में से सम संख्या घटाना है, तो देखते हैं कि कौन सी संख्या आती है। देखिए यहाँ से हम सम संख्या घटाएंगे, कौन सी सम संख्या घटा लेते हैं, 4 घटा लेते हैं, इसमें से हम 6 घटा लेते हैं, इसमें से हम 2 घटा लेते हैं, तो देखते हैं कि कौन से नंबर आते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 23 में से 2 जाएगा 21 बचेगा। यह कौन सी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि यह हमारी विषम संख्या है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि विषम में से हम सम संख्या को घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या। अब देखिए हम यहाँ पे पूछ लें कि सम संख्या में से विषम संख्या को घटाया जाए, सम संख्या में से विषम संख्या को घटाया जाए
तो कौन सी संख्या आएगी। तो सम संख्या में से हमें विषम संख्या घटाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको घटा के देख लेते हैं। जो घटा के देखेंगे जो आएगा हम उसे कह देंगे कि वही संख्या होगी। जैसे हम ले लेते हैं सम संख्या, यहाँ पर ले लेते हैं 16। 16 में से 5 को घटा देते हैं। देखिए सम है या विषम है। यहाँ पर ले लेते हैं 26। 26 में से हम 7 को घटा लेते हैं और ले लेते हैं 32। 32 में से हम 5 को घटा लेते हैं। देखते हैं कि कौन सी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 16 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 11। 26 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 19 और 32 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 27। तो देखिए यह हमारी कौन सी संख्या है, आप कहेंगे विषम संख्या। इसे कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या। और इसे कौन सी संख्या कहेंगे, विषम। और इसको कौन सी कहेंगे, विषम कहेंगे। तो यह हमारी कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। आप यहाँ पे ये मत देखिएगा कि यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य तो है लेकिन से हम यहाँ पे सम विषम देख रहे हैं, तो यह कौन सी संख्या होगी, सम विषम में यह हमारी विषम संख्या होगी। तो देखिए अब इसके बाद हमारा है कि सम संख्या में से सम संख्या को घटाते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर देखिए, जब हम सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा। देखिए 16 में से यदि हम 8 को घटा लेते हैं, 26 में से 10 को घटा लेते हैं, 32 में से 12 को घटा लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 26 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा और 32 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 20 आ जाएगा। देखिए यह कौन सी संख्याएं आ रही हैं, आप कहेंगे कि यह सम संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या। तो यहाँ पर जो हम नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। यदि वह सम है तो सम में से हम सम को घटाएंगे तो सम ही आएगा। तो यहाँ पे यह हमारा एक नियम बन जाता है कि यदि हम विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम होगा और विषम में सम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, सम में सम जोड़ेंगे तो सम होगा, विषम में से विषम को घटाएंगे तो सम होगा, विषम में सम घटाएंगे तो विषम होगा। और देखिए सम में विषम घटाएंगे तो क्या होगा, विषम होगा, सम में सम घटाएंगे तो सम होगा। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं गुणे का नियम। इसमें गुणे का नियम देखते हैं कि गुणे का नियम कैसे होता है। तो देखिए सम का गुणा हम सम में करते हैं, सम का गुणा सम में करते हैं तो क्या होगा। तो हम ले लेते हैं कि 2 का गुणा हम 8 में करते हैं और 4 का गुणा हम 6 में करते हैं और 12 का गुणा हम 10 में करते हैं तो क्या होगा। देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 16, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 24, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 120। यह कौन सी संख्या हो रही है। तो देखिए यहाँ पर यह सम है और यह सम है, तो हम यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिला है यह कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सम। यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है। यह कौन सी संख्या है, सम है। यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है। यह कौन सी संख्या है, सम है। तो यहाँ पर हम संख्या का जो नेचर है हम उसको बता रहे हैं कि जब हम सम संख्या में सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा सम संख्या होगी। देखिए अब यदि हम इसी में सम संख्या में विषम संख्या का गुणा करते हैं, सम संख्या में हम विषम संख्या का गुणा करते हैं तो क्या होगा। तो हमारी सम संख्या जो होगी यह हमारी संख्या यही न होगी कि 2 सम और विषम ले लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 4 सम ले लेते हैं, 7 विषम ले लेते हैं। यहाँ पर 6 सम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 3 विषम। तो देखिए जब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 28, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखिए ये सम है, ये विषम है, तो यहाँ क्या आया, सम आया। यहाँ पर यह सम है या विषम है, तो यह कौन सा नंबर आया, सम नंबर आया, इवन नंबर आया। यहाँ पर सम है या विषम है, तो इनका गुणा किए हैं तो यह कौन सा नंबर आया, सम नंबर आया है। कौन सा नंबर आया, सम नंबर आया। अब इसी तरह हम इसको
उल्टा कर दें, यहाँ पर 5 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ही होगा। यहाँ पर 7 कर दें, यहाँ 4 कर दें, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 होगा। यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 18 होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको चाहे यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। तो हम यहाँ पर विषम कर दें और गुणे यहाँ पर सम कर दें तो क्या होगा, सम ही होगा। तो अब इसके बाद अगला हमारा होता है कि यदि हम विषम का गुणा विषम में करते हैं, विषम का गुणा विषम में करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए हमारी विषम संख्या होती है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 गुणे 3 यहाँ पर ले लेते हैं 7 गुणे 5, यहाँ पर ले लेते हैं 9 गुणे 1 ले लेते हैं। 1 भी हमारी विषम संख्या होती है। तो देखिए जब यह नियम इस पर फॉलो, यह नियम इस पे काम करेगा तो वह इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याओं पर काम करेगा। जब इसका हम गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये कौन सी संख्याएं बन रही हैं, विषम संख्या। कौन सी, विषम संख्या। तो इसको आप याद रखिएगा और इसका क्या प्रयोग होगा हमारी अभाज्य संख्या और आगे आने वाले चैप्टरों में, आगे आने वाले क्वेश्चनों में। यह नियम यदि हम जानेंगे तो हम एग्जाम में ऑप्शन से बता सकते हैं कि यह इसके उत्तर नहीं होंगे। तो जैसे हमारा विषम संख्या का गुणा विषम संख्या होगा और ऑप्शन में हमारा सम संख्या दिया रहेगा तो हम उस सम संख्या वाले विकल्प को हम बता देंगे कि यह इसका उत्तर नहीं होगा, और उसमें यदि कोई एक हमारा विषम संख्या दिया रहेगा तो उसे हम टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल इससे आगे पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या पे बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि अभाज्य संख्या पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।